गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर लेते हुए। एक्चुअली क्लास 11 के हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर। पहला चैप्टर हमने आपके लिए छोड़ दिया था कि आप फिजिक्स के बारे में पढ़िए, लेकिन अचानक कमेंट सेक्शन में कमेंट आता गया कि सर पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड को आपने छोड़ क्यों दिया। तो चलिए, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, हमारे पास भी पर्याप्त समय है, तो आप लोग को लेके चलते हैं पहले चैप्टर में। दूसरा तीसरा हमने ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग को स्टार्ट करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स। तो अभी हम लोग पहले चैप्टर के बारे में बता देते हैं, क्योंकि कमेंट में बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें फिजिक्स के बारे में बताइए, फिजिक्स होता क्या है। एक अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है बोर्ड में, एक अजीब सा वर्ड। क्या लगता है ये क्या है? अरे बच्चों कंफ्यूज ना हो, यही तो है आपका फिजिक्स। ये आज की भाषा नहीं है, यह भाषा है 15th सेंचुरी की। यह भाषा है 15th सेंचुरी की, और 15th सेंचुरी, और ये कौन सा लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज। यह ग्रीक लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर। इसका मतलब होता है नेचर। मतलब हम बोल सकते हैं फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब नेचर से रिलेटेड जितने भी नेचुरल फिनोमिना होंगे, नेचुरल फिनोमेनन होंगे, नेचर से रिलेटेड जितने भी लॉज ऑफ नेचर, जितने भी लॉज ऑफ नेचर होंगे, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ, कोई भी लॉ होगा, वह फिजिक्स है। पंखा घूमता कैसे है? इलेक्ट्रिसिटी से, फिजिक्स है। कार चलती कैसी है? पेट्रोल से, फिजिक्स है। चक्का गोल क्यों घूमता है? फिजिक्स है। अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाते हैं, फिजिक्स है। अर्थ सन के चारों ओर क्यों चक्कर लगाता है? फिजिक्स है। बारिश क्यों होती है? फिजिक्स है। रेनबो क्यों बनता है? फिजिक्स है। मतलब नेचर से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना होते हैं सारी फिजिक्स हैं। बड़ा मजेदार होता है फिजिक्स। इसीलिए फिजिक्स को बोलते हैं किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स को बोलते हैं किंग ऑफ साइंस। अब यह वीडियो सुनकर कुछ जो शिक्षक होंगे केमिस्ट्री बायोलॉजी की, वो बोलेंगे फिजिक्स किंग ऑफ साइंस, केमिस्ट्री बायोलॉजी। चलिए, आप लोगों के लिए सॉरी, लेकिन फिजिक्स किंग ऑफ साइंस कहलाता है। फिजिक्स को बांटा, अगर फिजिक्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आपको 2 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पहला होता है यूनिफिकेशन और पहला यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म। आप बोलिएगा सर ये यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म होता क्या है? यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक लॉ यूनिक। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक आदमी 10 आदमियों का काम कर रहा है आजकल के जमाने में, वही है। एक लॉ होगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज को हम लोग पढ़ सकेंगे। लॉ एक, पढ़ाई अनेक। लॉ एक, पढ़ाई अनेक। मतलब यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि एक लॉ, पढ़ाई बहुत ज्यादा। चलिए पढ़ते हैं। मान लीजिए हमने पढ़ा लॉज ऑफ मोशन, हमने पढ़ा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन से ही हमें पता चल गया सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉज ऑफ मोशन से ही हमें पता चला गया कि रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट। लॉज ऑफ मोशन से ही हमें पता चल गया इनर्शिया। मतलब ये सब सारा चीज जो इनर्शिया, हम लोग बस में चलते हैं, गिर क्यों जाते हैं, टाइड्स क्यों होते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ टाइड्स। एक लॉ, और एक लॉ से हम लोग बहुत सारी चीज के बारे में जान जाते हैं। इसका मतलब होता है यूनिफिकेशन। लॉ एक, स्टडी अनेक। लॉ एक, स्टडी अनेक, इसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म क्या होता है? रिडक्शनिज्म का मतलब होता है रिड्यूस करना। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है रिड्यूस करना
कोई एक इक्वेशन से बहुत सारी चीज को मैंने बड़े से स्टडी को एक छोटे से पिटारे में डाल देना, बड़े से स्टडी के ब्रांच को एक छोटे से पिटारे में डाल देना। एक एग्जांपल देते हैं, एक महान साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने 4 रूल्स दिया, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिया और बोला कि लगभग फिजिक्स के सारे चीज इस 4 इक्वेशन में समा जाएंगे। मतलब 4 जादू का पिटारा दिया और बोला कि फिजिक्स के जितने भी थ्योरम, थ्योरी, लॉज, ये वो सारी चीज इस 4 में आ जाएंगे। क्या क्या दिया, बड़ा मजेदार होगा, बड़ा मजेदार होने वाला है। 4 इक्वेशन दिया। पहला इक्वेशन दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नाम से ही आ जा रहा है। कंघी लेते थे, बाल में रगड़ते थे, बीट ऑफ पेपर पकड़ लेता था, स्केल लेते थे, बाल में पकड़ लेता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड उन्होंने इक्वेशन दिया मैग्नेटिज्म। थर्ड इक्वेशन दिया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और फोर्थ दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल ने कहा कि इन 4 इक्वेशन की मदद से लगभग फिजिक्स के सारे थ्योरम और लॉज पढ़े जा सकते हैं। यही है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। अब फिजिक्स क्यों पढ़े, आप लोग सोचिएगा सर फिजिक्स पढ़ने का कुछ फायदा होता है क्या? स्कोप है, मतलब हम बोल सकते हैं क्या औकात है फिजिक्स की। तो हम बोलेंगे अगर स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब कैटेगरी, फिजिक्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है क्लासिकल, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है क्लासिकल, जो कि पुराने जमाने से हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। नहीं बोलते क्लासिकल म्यूजिक में आनंद ही आनंद है, उसी प्रकार क्लासिकल फिजिक्स मतलब बहुत पुराने समय से जो फिजिक्स चलता आ रहा है उसे बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ये ज्यादा पढ़ना है। मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो आज के जमाना का है, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स होता है इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कैटेगरी मैकेनिक्स, दूसरा कैटेगरी थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा कैटेगरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और लास्ट को मान लेते हैं ऑप्टिक्स। मान क्या लेते हैं बताइए सर? ये 4 कैटेगरी में बांटा गया, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, मैक्रोस्कोपिक लेवल। और सर इतना पढ़ाई करना नहीं, ये जो 2 चैप्टर, फर्स्ट के 2 चैप्टर होते हैं, ये 2 चैप्टर हमें पढ़ना है क्लास 11 में, लास्ट के 2 चैप्टर हमें पढ़ना है क्लास 12 में। तो क्या क्वांटम फिजिक्स कब पढ़ेंगे सर? क्वांटम फिजिक्स जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, इसे भी पढ़ना है क्लास 12। तो इस तरह से बंटवारा हो गया तो देखा गया कि सर 11 के हिस्से में कम आया, 12 के हिस्से में ज़्यादा आया, 11 के हिस्से में कम आया, 12 के हिस्से में ज़्यादा आया। नहीं,
फिर हम लोग बोलते हैं कि सर अगर 11 को कम हिस्से में दिया और 12 को ज़्यादा बंटवारा दिए तो फिर 11 को टफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हिस्से तो कम हैं, लेकिन इसको जब हम लोग इसके बारे में फ्रैक्शन में बांटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा होगा। चलिए, ये तो उस तरह से हो गया। इनको 2 नोट मिला, 1 2 1 2 3, इनको तो 3 नोट मिला, लेकिन इनको 2000 का 2 नोट मिला, इनको 500 का 3 नोट मिला। अब बताइए कौन ज़्यादा? 11 ज़्यादा। चलो बोलो श्री राधे रमन की जय। चलिए अब मैकेनिक्स चारों को बांटते हैं। मैकेनिक्स में आप क्या क्या पढ़िएगा? तो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मोशन, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। ये सब जो चैप्टर होता था ये मैकेनिक्स का पार्ट। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब हीट, हीट इंजन, जो बचपन में हम लोग लैंड ब्रिज सी ब्रिज पढ़ते थे, ये सब हो गया थर्मोडायनेमिक्स। और भी आता है इसमें जैसे थर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें पढ़ते हैं एसी डीसी, इसमें पढ़ते हैं मोटर, इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट आ गया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं लाइट, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं ह्यूमन आई, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं रेनबो, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं डिस्पर्सन, और ये सब रिलेटेड जो भी फिनोमेना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, सारा ये ऑप्टिक्स में पढ़ते थे। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सारा ये पार्ट हो गया। अब बात करेंगे सर तो माइक्रोस्कोपिक में क्या पढ़ेंगे? ये मॉडर्न फिजिक्स है, इसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एक्सरे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स, रेडियो वेव्स, ये आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स। तो ये था स्कोप ऑफ फिजिक्स, जिसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक को 4 हिस्से में बांटा, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, और माइक्रोस्कोपिक को बांटा 1 हिस्से में, जिसको हम लोग बोला मॉडर्न फिजिक्स। चलिए ये तो बात हो गई। लेकिन 4 लॉज, 4 हम लोग को लॉ पढ़ना है, हम लोग को 4 लॉ पढ़ना है। ये चारों लॉ से हम लोग को पता। चलिए एक चीज़ हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि फिजिक्स का सोसाइटी से कुछ लेना है क्या। हम लोग सोसाइटी के बारे में सोचते हैं आए दिन, तो हम लोग देखेंगे क्या फिजिक्स का सोसाइटी से लेना कुछ है क्या। तो हम लोग बात करेंगे फिजिक्स एंड सोसाइटी, फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल टू सोसाइटी। बहुत पहले की बात है, स्टीम इंजन आया, मान लेते हैं एग्जांपल देख लीजिए। स्टीम इंजन आया, बोला स्टीम इंजन का एफिशिएंसी बढ़ाना है, स्टीम इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाना है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो नया एक चैप्टर का जन्म हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। चलिए ये तो हो गया। आगे बात करेंगे, ये टेक्नोलॉजी, ये फिजिक्स नीड। अब अगर हम बोलेंगे तो सेमीकंडक्टर का चैप्टर आया, जिसमें हमें जन्म हुआ सिलिकॉन चिप्स का। तो यहाँ से नया इक्विपमेंट बना जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप आदि। मतलब सोसाइटी को जरूरत पड़ी तो नया ब्रांच आ गया, नया डेवलपमेंट हुआ तो फिर से एक नया डेवलपमेंट आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 4 मेजर फोर्सेस इन नेचर। इस पूरे ब्रह्मांड में 4 मेजर फोर्सेस।
फोर फंडामेंटल फोर्सेस। चार फंडामेंटल फोर्स। पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स याद आ रहा है क्या? Gm/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता था, कभी रिपल्सिव नहीं हुआ। सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेकेंड होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक पार्टिकल प्लस प्लस को रिपेल करते थे, अट्रैक्ट करते थे। कुछ याद आ रहा है क्या? प्लस पार्टिकल यूज टू रिपेल ईच अदर, नेगेटिव रिपेल ईच अदर। यह अट्रैक्टिव भी हो सकता था, यह अट्रैक्टिव भी हो सकता था, लेकिन अगर प्लस और माइनस, यह अट्रैक्टिव रिपल्सिव भी हो सकता था। अगर सेम चार्ज डाल देते थे तो ये रिपल्सिव, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव। तीसरा अगर बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मान लेते हैं कि कोई सेल है, बॉडी है, इसमें प्लस चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, प्लस चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो क्या ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, या प्लस एक दूसरे को रिपेल कर लेगा? नहीं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में वो नहीं होता था। ये दोनों भाई हैं, ये बंधन तो प्यार का। ये रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ये भाई है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये कभी आपस में रिपेल नहीं करेंगे। यही होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट में कंसेप्ट आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए, ये तो चार फंडामेंटल फोर्सेस की बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे सबसे यहाँ बड़ा कौन है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होगा? तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट। चलिए इसको ऐसे डाल देते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इससे छोटा हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे छोटा बेचारा हम लोग का हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, उससे छोटा इसको मान लेते हैं वीकेस्ट फोर्स। कितना वीक, कितना पावरफुल, मान लेते हैं इसको 1 माना जाए। मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 मानेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻², मतलब इससे 100 टाइम्स छोटा। ये 1 इससे 100 टाइम्स छोटा, या और छोटा 10⁻13 टाइम्स छोटा। ये तो 100 टाइम्स छोटा, ये 10⁻13 टाइम्स छोटा। अगर इसकी बात करेंगे 10⁻39 टाइम्स छोटा, मतलब सबसे छोटा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे बड़ा फोर्स न्यूक्लियर फोर्स। चलिए, ये था फिजिकल वर्ल्ड पहला चैप्टर। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये छोड़ दिए हैं,
वो खुश हो जाएं। यह ही है पहला चैप्टर। बेसिक फिजिक्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन बच्चों का तो जैसे बोलते हैं ना, नेता लोग के लिए जनता जनार्दन नहीं बोलते हैं, नेता लोगों के लिए होता है जनता जनार्दन, हमारे लिए जनार्दन है हमारे प्यारे बच्चे। तो इसी तरह से कमेंट करते रहें, और अगर मेरे साथ सफ़र में चलना है, अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, लीनियर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसी साथ जुड़े रहे। अपेक्स ट्यूटोरियल चार्ज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, घर पे रहे। थैंक यू।